हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर बिजनेस। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, क्या रीजन है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो फिक्स एसेट की, स्थायी संपत्ति की वैल्यू में जो कमी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ग्रेजुअली फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, वो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है। क्यों होता है ऐसा, तो एक जो मेन रीजन होता है वो तो वो है कि आप फिक्स सेट को यूज करते हो, प्लांट या मशीन को आप क्या करते हो, यूज करते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो नॉर्मल बिजनेस में वियर एंड टीयर के कारण, यूज होने के कारण मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा है ओवर द टाइम, बीत जाने के कारण, आपका समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो आपकी मशीन आप नहीं भी यूज कर रहे हो ना, लेकिन अगर वो मशीन रखी हुई है और टाइम बीतता जा रहा है तो भी आपकी मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। और क्या रीजन होता है, तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है ना, उसी कीमत पर और बेहतर मशीन या बेहतर एसेट आकर आ गई और अच्छी टेक्नोलॉजी वाली एसेट आ गई, तो आपकी जो पुरानी एसेट इसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन खरीदते हो, 2 महीने बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसी कीमत पर और बेहतर फीचर्स वाले फोन मिल जाते हैं, तो आपका जो पुराना फोन है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये आपके रीजन है किसके, डेप्रिसिएशन के। ऑप्शन पढ़ लो, ए वियर एंड टियर। तो हाँ जी, वियर एंड टियर के कारण आपका मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपका ऑप्शन होगा ए। बाकी ऑप्शन भी देख लो, इन्फ्लेशन आपका रीजन नहीं है मशीन की वैल्यू कम होने का, इन्फ्लेशन से तो बल्कि आपकी मशीन की वैल्यू और बढ़नी चाहिए। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये कोई रीजन नहीं है, बल्कि इसको आप डेप्रिसिएशन कहते हो। वैल्यू ऑफ एसेट जो है आपका अगर गिरता है, कम होता है, वही आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर या नॉर्मल यूज। फिर है द लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। अगर किसी एसेट के बेचने पे, फिक्स एसेट के बेचने पे उस पे लॉस होता है तो उसको कहाँ डेबिट किया जाता है, तो जो भी लॉस होता है उसको हम डेबिट कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर होने वाले हानि को कहाँ डेबिट किया जाता है, तो लाभ है, लाभ और हानि खाते में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मींस अ मेथड बाय व्हिच। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है ना, घटती शेष विधि। तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना, वो ओवर द पीरियड कम होता जाता है। पहले साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा रहेगा, फिर उस कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हर साल डेप्रिसिएशन होता है ना, वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाया जाता है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी और उस पर आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके मशीन की वैल्यू, आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बची, 90,000। अब फिर नेक्स्ट ईयर आप जब 10% डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो कितना हो गया, 9,000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए वैल्यू कितनी बची, 89,000। फिर आप ऐसे ही -10% कर दोगे तो 8900। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, मशीन की वैल्यू भी कम हो रही है और हर साल डेप्रिसिएशन भी कम हो रहा है। फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में 9,000 और थर्ड ईयर में 8900। तो डेप्रिसिएशन भी हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और किस वैल्यू पे लगाते हैं हम, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचे, है ना। तो फर्स्ट ईयर में तो हम लोग 1 लाख रुपीज पे लगाया, नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वैल्यू कितनी बची थी, 90,000। तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 90,000 पे। और इसी 90,000 को हम क्या बोलते हैं, WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू। समझ में आई बात। तो ये था आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब पढ़ लो ऑप्शन, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉल्स ईयर बाय ईयर। नहीं, आपका डेप्रिसिएशन का रेट ईयर बाय ईयर नहीं करता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहेगा, 10% लग रहा है तो 10% ही लगेगा। बल्कि जो जिस वैल्यू पे लग रहा है ना डेप्रिसिएशन, वो हर साल कम होती जाती है। द अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉल्स ईयर बाय ईयर। हाँ जी, जिस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है वो हर साल कम होती जा रही है। पहले साल 1 लाख पे लगा, दूसरे साल 90,000 पे, तीसरे साल 89,000 पे, 89,000 पे। तो हर साल क्या हो रहा है, जिस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपका सही आंसर क्या है, बी। थर्ड भी पढ़ लो, द रेट एज वेल एज द अमाउंट टू विच इट इज अप्लाइड फॉल ईयर बाय ईयर। नहीं, रेट कम नहीं होता है, रेट सेम ही रहता है। ठीक है ना, नन ऑफ द अबव। तो ये गलत है। आपका सही आंसर क्या हो गया, बी, कि आपका जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है, जिस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कम हो रहा है।
नाम नहीं पता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, घटती हुई मूल्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज दैट द मेथड अंडर विच। अब ये एसएलएम के बारे में पूछ लिया, स्ट्रेट लाइन मेथड, सीखी रेखा पद्धति या स्थायी रेखा विधि भी कहते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो हर साल इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल इक्वल होगा, मतलब अगर ये पहले साल में 10,000 लगा हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में भी कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, 10,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 10,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 10,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहता है। और किस वैल्यू पे लगता है? तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए पे और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सपोज करिए 10% है, तो ये 10% किस पे लगेगा? 1 लाख रुपीस पे। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000। नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितनी बची? 90,000। अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? अगर आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या WDV मेथड होता तो आप इस 90,000 पे लगाते, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप किस पे लगाओगे? इसी 1 लाख रुपीस पे लगाओगे। तो फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000। अब आपकी वैल्यू कितनी बची? 80,000। फिर आप ऐसे इस पर 10,000 लगाओगे थर्ड ईयर के लिए, तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? 10,000, सॉरी 70,000। तो इक्वल डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, और किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ठीक है। और यूजफुल लाइफ के बाद एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? इसमें 0 हो जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सी मेथड है जिसमें एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है, तो वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या WDV मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें यूजफुल लाइफ के बाद आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। नहीं, बुक वैल्यू पे नहीं लगता है। बुक वैल्यू पता है कौन सी वैल्यू होती है? डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो 90,000, 80,000 इस पर नहीं लगता है, बल्कि किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन गलत हो गया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स परसेंटेज, हाँ जी, फिक्स परसेंटेज लगाया जाता है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन सही है कि किस पे लगाया जाता है? ये ओरिजिनल कॉस्ट पे, 1 लाख रुपीस पर ही लगेगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बट द डेप्रिसिएशन रेट चेंज। नो, डेप्रिसिएशन रेट भी सेम रहेगा और लगेगा किस पर? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया इसका? बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, the amount of depreciation charge on machinery is debited to। डेप्रिसिएशन जो मशीन पे लगता है उसको कहाँ डेबिट किया जाता है? पढ़ लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। क्या एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। और फिर इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? P&L में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो आप किस पे डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हो? यहाँ पर डेबिट कर रहे हो, और डेबिट ही आपसे पूछा था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो देखो, बेसिकली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 3 मेन फैक्टर होते हैं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। दूसरा उसकी यूजफुल लाइफ, तीसरा उसका स्क्रैप वैल्यू। ये तीनों वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं कारण आपका डेप्रिसिएशन इफेक्ट होता है, ठीक है ना। कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ एसेट, हाँ जी, बिल्कुल इफेक्ट करती है। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, हाँ जी। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू, हाँ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट क्या होती है? वो वैल्यू जिस पर आप एसेट को खरीदते हो। इस पे आप क्या क्या इंक्लूड करते हो? तो आपकी फैक्ट्री तक या आपके घर तक या आपके ऑफिस तक एसेट को लाने में जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एसेट खरीदी 1 लाख रुपए में, आपने 10,000 रुपीज उसको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर को पेमेंट किया, वो भी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपने रास्ते में लाने के लिए फ्रेट पे किया, भाड़ा पे किया, वो भी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सपोज करिए आप एक नई मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। तो नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए सपोज करिए आपका एक प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, तो आपने उस प्लांट को लेवलिंग वगैरह करवाया, उस प्लांट से पुरानी एसेट का कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ था उसको हटाया, तो वो सारे खर्चे भी किसके पार्ट हो जाते हैं? नई वाली एसेट की कॉस्ट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। एसेट को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले सपोज करिए आपने ट्रायल एंड रन किया, तो ट्रायल एंड रन में जो खर्चा होगा ना वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट का ही पार्ट होता है।
फिर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या होती है, तो जितने दिन एसेट चलने वाली है वही एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ आपकी ईयर्स में भी हो सकती है, नंबर ऑफ यूनिट्स में भी हो सकती है, नंबर ऑफ आवर्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई एसेट 5 साल चलने वाली है तो उसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स होगी। लेकिन कई बार कुछ एसेट ऐसी होती है कि उसमें यूनिट फिक्स रहती है कि इस एसेट से आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी हो जाएगी, 1000 यूनिट। जरूरी नहीं है कि यूजफुल लाइफ आपकी क्या हो, ईयर्स में हो, यूनिट में भी हो सकती है। या कुछ एसेट ऐसी होती है, सपोज उसमें बोल दिया गया है कि आप ले जा रहे हो ना ये 500 घंटे चलेगी, 500 आवर्स चलेगी, तो उस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी हो जाएगी, 500 घंटे हो जाएगी। ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है जब वो एसेट एकदम खत्म हो जाएगी और लास्ट में जब उसको ऐसा कबाड़ में आप बेचोगे ना, तो जो वैल्यू मिलने वाली उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या अपशिष्ट मूल्य। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज, डेप्रिसिएशन कैसा है, तो कैश ट्रांजैक्शन है ना जी, बिल्कुल डेप्रिसिएशन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है बल्कि एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन होता है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन नहीं है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जब कोई एक्सटर्नल पार्टी भी बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल आप क्रेडिटर से माल खरीदते हो तो क्रेडिटर एक्सटर्नल पार्टी होता है, तो अगर एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व है तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। नो ट्रांजैक्शन एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका, ये ट्रांजैक्शन तो है, ये भी गलत है, एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया, इंटरनल ट्रांजैक्शन। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है इंटरनल ट्रांजैक्शन की जगह पे ये लिख दे कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी होता है, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। आपका डेप्रिसिएशन के कारण ना कैश आता है ना कैश जाता है, इसलिए ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी है। ठीक है, या तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना तो इसको नया नॉन कैश आइटम ट्रीट करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप जाके कैश फ्लो को सॉरी डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो, बिकॉज ये नॉन कैश आइटम होता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें, बी। फिर है विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कारण कौन सा नहीं है, तो पढ़ लो, इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम बीतते जाना, तो टाइम बीतना भी डेप्रिसिएशन का कारण होता है। आप कोई एसेट खरीदो, कुछ भी मत यूज करो, उसको रखे रहो, आप 1 लाख की एसेट खरीद के लाते हो, बिल्कुल यूज नहीं करते हो। सपोज आप एक गाड़ी खरीद के लाए और उसको बिल्कुल नहीं चलाया, आपने 1 लाख की खरीदी थी, आप 6 महीने बाद उसको बेचने जाओगे तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे बल्कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये होता है, टाइम बीतने के साथ भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। प्राइस फ्लैक्चुएशन, प्राइस फ्लैक्चुएशन के कारण ऐसा कुछ नहीं है कि आपका प्राइस फ्लैक्चुएशन के कारण स्पेसिफिकली आपके एसेट की वैल्यू कम नहीं होती है। फिर है ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण अगर वैल्यू कम हो जाए तो आप उसको क्या बोल देते हैं, अप्रचलन या ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो ये भी आपका डेप्रिसिएशन का कारण होता है। नेचुरल वियर एंड टियर मतलब नॉर्मल बिजनेस में यूज करना, तो आपका ये भी डेप्रिसिएशन का कारण है, ये भी है, ये भी है, ये बस नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी। ठीक, चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कंपलसरी, वॉलंटरी, डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ एसेट, नन ऑफ द दिस, तो ये कंपलसरी है, बिल्कुल ये अनिवार्य है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही है। कंपनीज एक्ट भी आपको बोलता है डेप्रिसिएशन कंपलसरी, और इनकम टैक्स एक्ट भी बोलता है डेप्रिसिएशन आपको कंपलसरी है। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी ए। नेक्स्ट है, a machine is purchased on 1st of April 2018 for rupees 80,000. Expenses incurred on its installation is rupees 20,000. The residual value at the end of its expected useful life of 4 years is estimated at rupees 10,000. ठीक है, scrap value 10,000 है. The amount of depreciation under straight line method for the year ended 31st March 2019 will be. ठीक है, 1 अप्रैल को आपको एसेट खरीदी गई थी कितने में, 80,000 रुपीज की। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट निकाल लो, एसेट की कॉस्ट कितनी है, 80,000 परचेज प्राइस है, प्लस उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उसका कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट हो जाएगा, तो ये भी ऐड कर दिया हमने। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई एसेट की, 1 लाख रुपीज। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप जब डेप्रिसिएशन निकालते हो तो क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यही फॉर्मूला है ना। कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है हमारा, 10,000 रुपीज, डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाई 4,
22,500। आपका ये क्या हो गया, आपका डेप्रिसिएशन, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन इज हरास क्या है, रिजर्व है, प्रोविजन है, बोथ है, ए एंड बी है, या नन ऑफ द अबव है। तो डेप्रिसिएशन आपका एक तरह का क्या होता है, प्रोविजन होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर है डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ द अबव। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये क्या होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। फिर है डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन किस चीज की प्रोसेस है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, अलोकेशन ऑफ एसेट, बोथ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड अलोकेशन ऑफ एसेट, नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर है पी, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या, क्यों अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आप करते क्या हो डेप्रिसिएशन में, तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीस की एक एसेट परचेज की। अब आप क्या करोगे कि इस 1 लाख रुपीस में सपोज करिए 10 ईयर है इसकी यूजफुल लाइफ, 10 साल है, तो आप बेसिकली इसको एज ए डेप्रिसिएशन, मतलब इसके को तोड़ तोड़ करके हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे। डेप्रिसिएशन वही होता है ना, डेप्रिसिएशन को आप क्या होता है, एसेट का कुछ पार्ट जो आप पीएनएल में ले जाते हो, यही होता है डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करते हैं कि सपोज करिए हमने इसको 10,000 रुपए 10,000 करके हमने इसको तोड़ दिया 10 सालों में, 10,000 10,000 10,000, और हर साल पीएनएल में डाल दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस 1 लाख रुपीस को बेसिकली अलोकेट कर रहे हैं उसके यूजफुल लाइफ के अंदर। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग, इट इज द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। अगर आप एक साथ इसको 1 लाख पीएनएल में डाल दोगे तो वो पीएनएल आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आप एसेट को तो कई सालों में यूज करने वाले हो, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, उस एसेट की कॉस्ट को जितने साल आप यूज करने वाले हो उतने साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना चाहिए। वही हम डेप्रिसिएशन के रूप में करते हैं। तो इट इज अ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, लागत का आवंटन है, आंसर बी। नेक्स्ट है आपका, मशीनरी विच कॉस्ट ₹2 lakhs is depreciated at 25% per year using the written down value method. At the end of 3 years, it will have a net book value of, ठीक है ना, एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीस है, और आप उसको 25% पर ईयर के हिसाब से क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएट कर रहे हो। तीसरे साल के एंड पे उसने बोला है कि एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी। तो देखो आपको कौन सी मेथड से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तो निकाल लो। देखो 2 लाख रुपीस है कॉस्ट, ईयर 1 में आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ईयर 1 में कितने परसेंट लगाना है, 25%। तो 2 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ईयर 1 पे आपकी WDV कितनी बची, 1,50,000। ठीक है ना, ये क्या है, WDV एट द एंड ऑफ ईयर 1। अब आप फिर से ईयर 2 का डेप्रिसिएशन लगाओगे यहाँ 25%, तो लगा दो 1,50,000 का 25%, 37,500, 37,500 रुपए। तो अब आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, WDV कितनी आ गई, 1,12,500। ये है आपकी WDV ईयर 2 की 1,12,500 रुपए। अब आप ईयर 3 के लिए फिर से डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो 1,12,500 का 25% कितना हो जाएगा, 28,125 रुपए। तो ईयर 3 के लिए आपको अब WDV निकालना है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 84,375। ये हो गया आपका क्या, ईयर 3 के लिए WDV। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स क्या होगी मशीन की वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, 84,375, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, कौन सी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, करंट एसेट, फिक्स एसेट, टोटल एसेट या फिक्टिशियस एसेट। तो किस पे लगता है, केवल फिक्स एसेट पे। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, टोटल एसेट आंसर नहीं होगा, फिक्टिशियस एसेट मतलब
नाम मात्र की संपत्तियां जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी। द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड टू राइट ऑफ। ठीक है, तो देखो अमोर्टाइजेशन होता क्या है, तो अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन ही होता है, बट होता क्या है कि टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए, टेंजिबल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल अमूर्त संपत्तियों के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना, तो अमोर्टाइजेशन बेसिकली किसके लिए यूज होता है? फॉर इंटेंजिबल एसेट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, अमूर्त संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिमेन्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिक्स रहता है, या घटता बढ़ता रहता है? तो ये क्या होता है? घटता जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर में ज्यादा रहेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड टू राइट ऑफ। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड टू राइट ऑफ। डेप्रिसिएशन टर्म किससे रिलेटेड है? तो फिक्स एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, टेंजिबल फिक्स एसेट अदर देन लैंड, इंटेंजिबल या वेस्टिंग एसेट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है आपका टेंजिबल। ठीक है ना, फिक्स एसेट में तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाता है, और इंटेंजिबल के लिए क्या यूज होता है? अमोर्टाइजेशन। वेस्टिंग एसेट के लिए क्या यूज होता है? डिप्लीशन। ठीक है ना, क्षय। तो टेंजिबल के लिए क्या यूज होता है? डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बिकॉज लैंड का कोई यूजफुल लाइफ डिफाइन नहीं होता है। तो अगर यूजफुल लाइफ नहीं है तो वो डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे, रिटन डाउन वैल्यू वैल्यू पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, या नेट प्रॉफिट पे? तो किस पे लगता है? ये WDV पर लगता है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है आपका, एन एसेट वाज परचेज्ड फॉर ₹5 lakhs and as per reducing balance method 20% depreciation is charged each year. What is the value of assets at the end of 3 years? ठीक है, एक एसेट है जिसे कितने में खरीदा गया था? 5 लाख रुपए में, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तीसरे साल के एंड पे उस एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, फर्स्ट ईयर में वैल्यू 5 लाख रुपीस है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीस। तो फर्स्ट ईयर की WDV कितनी बची? 4 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 20%, कितना हो जाएगा ये? 80,000 रुपीस। तो सेकेंड ईयर के लिए आपकी WDV कितनी बची? 3,20,000 माइनस 20%, कितना हो जाएगा ये? 64,000। तो अब आपकी वैल्यू कितनी बची? 2,56,000। तो थर्ड ईयर में आपकी वैल्यू कितनी बची? 2,56,000। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो ये थे आपके क्या डेप्रिसिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। अगर एक बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एक बार डेप्रिसिएशन का क्लास कर लीजिए और फिर ये क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए, तो आपको जो एकदम बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके डेप्रिसिएशन के क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।